एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है, और एग्रीकल्चर जो है वो किससे बना है, वो लैटिन वर्ड से बना है, वो लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एगर प्लस कल्चरा, ठीक है, और इसमें हो गया एग्रोस प्लस नोमस। ठीक है, चलो उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में जो मॉडर्न मैन जिसको बोलते हैं होमोसेपियंस डेवलप हुए 250,000 ईयर को। तो अलग अलग तरह से लोगों जो इंसान थे वो डेवलप हुए, उसके साथ साथ उनकी नई नई प्रैक्टिसेस भी डेवलप होती चली गई। पहले वो घास फूस पे जीवित थे, उसके बाद में पहले वो घास फूस पे जीवित थे, उसके बाद में फल फ्रूट खाने लगे, मांस खाने लगे, तो उनके अंदर भी डेवलपमेंट। उसके बाद में फिर वो सीड्स उनको मिलने लगे, तो सीड्स के साथ में वो ग्रो होने लगे, सॉरी सीड को ग्रो करने लगे, सोइंग करने लगे, एक्सीडेंटली सोइंग की ताकि उन्हें लगा कि हाँ ये खाने वाली चीज है, तो फिर उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। इस तरह से हमारे जो फार्मिंग या एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट हुई। तो ये एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था, कोई उनका पर्पस नहीं था। तो सीड डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए, उसके कारण नई नई क्रॉप डेवलप होती चली गई, उसके कारण उनको एक हेल्दी फूड की तरह उन्होंने उसको यूटिलाइज किया और खाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से वहां पे हमारा जो एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुआ वहीं से। जैसे 10,000 बीसी में जनरली लोग हंटिंग या गैदरिंग, हंटिंग या गैदरिंग का मतलब वही होता है कि शिकार करते थे। अब उस टाइम पे शिकार इसलिए करते थे क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं था, वो जानवरों को ही अपना खाना समझते थे। उसके बाद में धीरे धीरे 1800 बीसी में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया गया शिप का। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर आया हुआ है, इसलिए पढ़ना है। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ शिप का, कब हुआ, 1800 या 800 सॉरी 8700 बीसी में। बट इससे भी पहले जो वहां पे इंसान थे उनके पास में एक और, उन्होंने किसी और को डोमेस्टिकेट किया था, वो था डॉग। तो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल जो कि जिसका डोमेस्टिकेशन किया गया था। ठीक है, अब डॉग से उनको कुछ फायदा नहीं मिला, शिप से उनको फायदा मिला, मिल्क मिला, बुल मिला। ठीक है, बट डॉग से सिर्फ वो हंटिंग में उनकी हेल्प करता था, तो डॉग को सबसे पहले उन्होंने पाला था। उसके बाद में शिप को पाला 8700 बीसी में। फिर आया गोट की टर्न, फिर गोट का डोमेस्टिकेशन हुआ 7700 बीसी में। तो इससे क्वेश्चन आता है कि कब किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था, तो इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 6000 सॉरी इसके बाद में 7500 बीसी में क्या स्टार्ट हो गया, जो क्रॉप्स है लाइक वीट एंड बार्ले कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। वीट एंड बार्ली, ये कुछ रटने वाली चीजें हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। कब स्टार्ट हुआ, 7500 बीसी में। तो शिप का डोमेस्टिकेशन हुआ 8700 बीसी में, गोट का हुआ 7700 बीसी में, और वीट एंड बार्ले का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ वो हुआ 7500 बीसी में। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है मेज। मेज का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 4400 बीसी में। ठीक है, इसके बाद में पोटैटो है, तो पोटैटो छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ना है, सारे हमको पढ़ना नहीं है। इसके बाद में व्हील जो है उसका इन्वेंशन हुआ कब, 3400 बीसी में। कब इन्वेंशन हुआ, 3400 बीसी में। उसके बाद में 2300 बीसी में, कब, 2300 बीसी में जो चिकपी कॉटन, चिकपी मतलब मैं आपको ग्राम, और कॉटन, इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ कब, 2300 बीसी में। उसके बाद में यहाँ पे 2200 बीसी जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है, कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट हुआ था। कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट हुआ था 2200 बीसी में। ठीक है, इसके बाद में एक और अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1725 बीसी में सोरगम का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। और 16th सेंचुरी अगर पूछ ले जाए, 16th सेंचुरी मतलब 1600 एडी में अगर हम पहुंच गए हैं, अब बीसी छोड़ के एडी में आ गए हैं, तो इसमें बहुत सारी क्रॉप्स का जो वो हुआ है, क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। तो एक कॉमन तरह से याद रखना, कुछ ना याद दिखे तो आप 1600 एडी लगा सकते हो। पर जैसे आपका स्वीट ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, जनरली वेजिटेबल क्रॉप्स का, पोटैटो का भी यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। पोटैटो का पहले भी हो चुका था, बट पोर्टुगीज के थ्रू ये यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह फैलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, शिप का कल्टीवेशन 8700 बीसी, गोट कल्टीवेशन, गोट का डोमेस्टिकेशन, शिप का डोमेस्टिकेशन 8700 बीसी, 7700 बीसी, वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन 7500 बीसी, मेज का कल्टीवेशन 4400 बीसी, व्हील का इन्वेंशन हुआ 3400 बीसी। उसके बाद चिक्पी और कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 2300 बीसी, और 2200 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
इसके बाद में हमें पढ़ना है, ये तो जनरली थोड़ा सा इकोनॉमी के एस्पेक्ट से हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें स्टार्ट हुआ था और हिस्ट्री क्या है। अब हम आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, क्लाइमेट पर। अब देखो होता क्या है कि किसान एक चीज को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो हर फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब किसी हद तक कर सकता है, बट क्लाइमेट ऐसा फैक्टर है कल्टीवेशन प्रैक्टिस में जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट क्रॉप को मिल रहा है या जो भी ग्रोइंग कंडीशन क्रॉप को मिल रही है, उस ग्रोइंग कंडीशन के बेसिस पे ही आपकी क्रॉप जो है उसका उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। अब वो ग्रोइंग कंडीशन जो है वो सोइल में भी मिल सकती है, क्योंकि सोइल का भी अपना क्लाइमेट होता है, वहां पे भी न्यूट्रिएंट होता है, वहां पे भी वाटर होता है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहां पे भी ऑक्सीजन होता है। सेम क्लाइमेट में, मतलब क्लाइमेट मतलब एटमोस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी उस पर भी आपका जो क्रॉप की ग्रोथ है वो डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर जो भी आपका क्रॉप ग्रोथ पीरियड है या क्रॉप ग्रोथ जो ड्यूरेशन है, उस बीच में अगर क्लाइमेट में कुछ ऐसा चेंजेस आ जाता है जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव ना कर पा रहा हो, या फिर उसके अंदर उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई हो, या उसकी 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 फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज हो गई हो, या और भी चीजें हो गई, इसको फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो गई हो, तो इसके कारण अगर उस पर कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसी प्रोसेस डिनाई होती है या यहाँ पे मिटिगेट सॉरी रुकती है, तो उसका रीजन जो होता है वो हम देख सकते हैं क्लाइमेट ही होता है मोस्टली। क्योंकि क्या होता है कि सॉइल में तो हम आर्टिफिशियली भी न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी हमने आर्टिफिशियली यूरिया डाल दिया, वाटर की कमी हमने इरिगेशन कर दिया। ठीक है, और क्या था, CO2 वैसे ही होता है, क्योंकि वहां पे अगर आपके पास माइक्रोब्स है तो CO2 की अवेलेबिलिटी वहां पे होती ही है। तो ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक एटमोस्फेयर में जो क्लाइमेट कंडीशन है वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर रेनफॉल आ रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, बारिश हो रही है अगर होते ही तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम मॉडिफिकेशन कुछ हद तक कर सकते हैं। कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर मान लो चलो रेनफॉल नहीं आ रहा है, ड्रॉट कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेनफॉल, तो हम क्लाउड सीडिंग करा देंगे, बट ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, तो हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो हम करा सकते हैं रेनफॉल, बट एक एक्सपेंसिव मेथड है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते एज अ फार्मर। ठीक है, तो हम क्या करें फिर, तो हम ये कर सकते हैं कि हम क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करें, हम अपना जो भी क्रॉपिंग सिस्टम है ऐसा अडॉप्ट करें, ताकि हम जैसे मान लो ड्रॉट कंडीशन आ रही है तो हम उसमें ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप लगाएं। कब ड्रॉट कंडीशन आ रही है, हम लास्ट 30 ईयर्स का एनालिसिस करें, हम डेटा का, कब ड्रॉट कंडीशन आ रही है, कितने सालों में आ रही है, कब ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। साथ ही साथ हम जो भी रेगुलर बेसिस पे जो वेदर प्रोडिक्शन होते हैं उन पर भी हमको ध्यान रखना होगा, उसी के बेसिस पे हमें क्रॉपिंग पैटर्न सजेस्ट वो करेंगे, बनाएंगे, और उसके बेसिस पे हमारी क्रॉप लगाएंगे, ताकि हम सुटेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके भी मिटिगेट कर सकते हैं हमारे जितनी भी प्रॉब्लम या एडवर्स इफेक्ट होता है क्लाइमेट का, उसको या वेदर का। तो हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिख पढ़ते हैं, यहाँ पे वेदर लिख दिया, फिर हो गया आपका सीजन, और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्लाइमेट। ठीक, चलो, वेदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से ही समझना है, ऐसे तो बिल्कुल थियोरेटिकल नॉलेज तो हमको बिल्कुल याद भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी कौन सा सीजन चल रहा है, आप कमेंट करके बताना, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, विच सीजन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। डू कमेंट। रेनी सीजन, ओके, ठीक है। तो क्या आपको कभी कभी महसूस हुआ, फॉर एग्जाम्पल में जो बनारस में है यहाँ पे, अरे खरीफ सीजन नहीं भाई, रेनी सीजन की बात चल रही है, तो जो बनारस में है उनको आज का दिन कैसा लगा, गर्मी थी, या जिसके यहाँ भी आज गर्मी लगी होगी तो गर्मी थी। आज के दिन गर्मी थी, मतलब बारिश तो नहीं हुई है, बारिश कहाँ हुई आज BHU में। ठीक है, तो जो भी जहां भी होगा, नॉट इन BHU, जहां भी होगा, गर्मी कभी आज नहीं तो कल या परसों थी। तो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट एक दिन के लिए सीजन बारिश का है बट गर्मी हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो
कंडीशन बनी है वो कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी है, एक पर्टिकुलर समय के लिए बनी है और एक पर्टिकुलर एरिया में बनी है। जैसे श्रेया ने बोला कि यूपी कॉलेज साइड बारिश हुई थी, ओके, बट बीएचयू में बारिश नहीं हुई। तो इट मीन्स कि ये कॉलेज का जो बीएचयू वाला एरिया और यूपी कॉलेज वाला जो एरिया है वो अलग अलग मान के चले हम, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो पर्टेन है, ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो फिक्स हो गया कि वहां का जो वेदर है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए फिक्स हो गया, एक स्मॉल एरिया के लिए फिक्स हो गया जहां साइड बारिश नहीं हुई, तो इट मीन्स यहाँ पे गर्मी महसूस हुई। तो यहाँ पे समझाने का मतलब यही था कि वेदर जो होता है वो किसी भी कंडीशन में कभी भी बन सकता है, वो एक दिन में, एक दिन के लिए भी हो सकता है, 3 दिन के लिए भी हो सकता है, किसी भी सीजन में कैसा भी वेदर डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर, बेंगलोर में आप तीनों सीजन का वेदर एक ही टाइम पर देख सकते हो, मतलब सॉरी तीनों सीजन का जो मौसम है वो एक ही टाइम पर देख सकते हो, एक ही दिन में देख सकते हो। वहां सुबह बारिश होती है, दिन में धूप लगती है और रात को ठंड लगती है। तो ये वेदर की कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया में, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट एरिया में जो एक कंडीशन बनती है एटमॉस्फेयर की वो कहलाती है वेदर। आई बात समझ में? वेदर क्या होता है सभी को? मैं सिर्फ आपको डेली लाइफ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, फिर थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे। तो वेदर समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है वेदर में? चलो, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं सीजन पर। अब सीजन क्या होता है? तो देखो, अगर आज गर्मी है, ठीक है, आज गर्मी पड़ी, कल बारिश हो गई, अब ये बारिश लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, कम से कम 2 महीने तक हुई, मतलब लगातार होने का मतलब ये नहीं कंटिन्यूअसली लगातार, मतलब डे स्किप नहीं हुए, बारिश हो रही है, एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज ज्यादा है। अब एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज ज्यादा है, इट मीन्स कि ये जो एक दिन के लिए जो कंडीशन बनी थी वो कंडीशन वो कंडीशन अब लंबे समय तक के लिए चल रही है, वो कंडीशन अब लंबे समय तक के लिए चल रही है। मतलब बारिश अगर आज नहीं हुई तो कल बारिश हो गई यहाँ पर, तो वो बारिश अगर 2 दिन बाद फिर हुई, फिर 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर लगातार चल रही है। तो जब वेदर की ये स्टेट या कंडीशन जब कंटिन्यूअसली एक लंबे समय के लिए रह जाए या लंबे समय के लिए चले तो उससे हम बोलते हैं सीजन। जैसे कि आपका रेनी सीजन, तो बारिश एक दिन हो गई, चलो 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद हुई, फिर 4 दिन, फिर चौथे दिन हो गई, फिर 5वें दिन हो गई, फिर 8वें दिन हो गई। तो ये कंडीशन, वही बारिश की कंडीशन जो एक पर्टिकुलर डे के लिए वेदर बना था, अब ये पर्टिकुलर चला जा रहा है, तो इसी को हम बोल देते हैं सीजन, जो कि 3 महीने तक चलता है। आई बात समझ में? जो कि 3 महीने तक चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही ठंड का भी मान लो, वैसे ही गर्मी का भी मान लो, तो ये चलता रहता है। तो जब सीजन का अगर हमसे पूछे तो सीजन, जब आपका इफ द वेदर रिमेन सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज सीजन, ठीक है, ये सीजन हो गया। उसके बाद आता है क्लाइमेट। वेदर और सीजन बदलते रहते हैं। वेदर तो एक दिन में 3 तरह के वेदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सीजन जो है वो आपको 3 महीने में हर बार सीजन देखने को मिलता है, बट बात आती है क्लाइमेट की। क्लाइमेट वो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की जब आपका जो जो एक टाइम पीरियड है वो एक लंबे समय तक के लिए फिक्स हो जाता है, और ये एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लार्ज एरिया, लार्ज जोन या लार्ज कंट्री के लिए फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट है, वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम देख ही नहीं सकते हैं। वहां पे हम टेम्परेट क्लाइमेट देखेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देख नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर बहुत ज्यादा है। तो वहां पे ट्रॉपिकल नहीं है, टेम्परेट क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां की वेदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो फिक्स हो गई है, वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा, वहां पे बारिश मिनिमम बारिश होगी। अब जो भी टेम्परेचर कम रहेगा तो एवापोरेशन नहीं होगा, तो बारिश भी मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज हमारे पास में है। आया ना यहाँ तो समझ में वेदर, क्लाइमेट और सीजन में क्या अंतर है? बोली भाई, वेदर, क्लाइमेट और सीजन में अंतर समझ में आया? चलो, अब इसका जो थ्योरेटिकल दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। देखो, वेदर क्या बोल रहा है कि वो स्टेट या वो कंडीशन एक पर्टिकुलर गिवन प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम में जो बनती है उसे हम वेदर बोलते हैं। सीजन क्या होगा? जब ये वेदर ही कंटिन्यूअसली लंबे समय तक रहेगा, मतलब मोस्टली 3 मंथ तक रहता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सीजन बोल देते हैं।
क्लाइमेट क्या होता है कि जब यही वेदर की जो कंडीशन है, जब हम इनका सम करते जाएंगे, समेशन, मतलब अगर रेनी सीजन है तो कंटिन्यूअसली रेनी सीजन अगर चल रहा है तो उसे हम बोल देंगे क्या, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे मोस्टली बारिश होती रहती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पे मोस्टली बारिश होती रहती है। ट्रॉपिकल को लगा रहे तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होता है। तो जब हम सम कर देते हैं इन वेदर कंडीशंस का तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट एक ऐसा टर्म है जिसको हम यूज करते हैं कब, जब एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक लंबे समय के लिए पर्टिकुलर एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया एक कंट्री भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, जैसे अंटार्कटिका है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक जोन भी हो सकता है, या जोन भी हो सकता है, सॉरी। तो वो कहलाता है आपका क्लाइमेट। ठीक है। अब यहाँ पे वेदर और सीजन बदलते रहते हैं, पर क्लाइमेट फिक्स हो जाता है। क्लाइमेट बहुत रेयरली ही चेंज होता है, बट आपका वेदर और सीजन दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पर, जैसे पहला है मीटियोरोलॉजी। अब मीटियोरोलॉजी क्या होता है? तो मीटियोरोलॉजी में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? मीटियोरोलॉजी में हम वो चीज पढ़ते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक फिनोमिना से रिलेटेड हो। एटमॉस्फेरिक फिनोमिना में क्या चीज आ गई कि जितने भी लॉज या जितने भी फिनोमिनाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि फिजिकल लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, उन सब को हम किस में पढ़ते हैं? मीटरोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वो कहलाता है मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी इज द साइंस that deals with the laws and principles as they apply to the atmospheric phenomena। एटमॉस्फेरिक फिनोमिना में जितना भी चल रहा है वो सब कुछ आपका हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? हम मीटरोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी। अब एग्रीकल्चरल लग गया है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम क्रॉप के एस्पेक्ट में, या क्रॉप का जो 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 क्रॉप है वो हमारे जो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ में किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, उसकी स्टडी हम करते हैं। जब उसकी स्टडी हम जब करते हैं वो कहलाता है एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेट्रोलॉजी में हमने फिजिकल एनवायरनमेंट तो ले लिया है, वो सारे के सारे लॉज या प्रिंसिपल्स तो ले लिए, बट उसका रिस्पॉन्स क्रॉप पर क्या पड़ रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके स्टडी हम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी। इसके बाद में आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं? क्लाइमेट देखो, मीटरोलॉजी और एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी में हम जनरली वेदर की बात करते हैं। हम जनरली यहाँ पे वेदर की बात करते हैं कि वेदर ऐसा है वैसा है, जो वेदर या सीजन है हम उनकी बात करते हैं। बट क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट का जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, या उसका उसका उसको डिटरमाइन करना, या उसके बारे में जानना, या कौन कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। और एक और होता है एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम क्लाइमेटिक रिजाइन्स जितने भी आपका ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टुंड्रा जो भी है, उनका क्रॉप के साथ में या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है। तो आपका मीटेरोलॉजी जो है, ये मीटेरोलॉजी जो है, ये है एक ग्रीक वर्ड, सॉरी, एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका नाम क्या है? मीटियोरोज। क्या है? मीटेरोज। मीटेरोज का मतलब होता है हाई इन द स्काई। क्या होता है इसका मतलब? हाई इन द स्काई। ठीक है। उसके बाद में आता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है, और ये बना है क्लीमा से। किससे? क्लीमा से। क्लीमा से आया क्या? क्लाइमेटोलॉजी। और क्लीमा का मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब देखो, एक इसका ट्रिक है, जिसके पीछे लॉजी लगता है वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड से बने हैं। ठीक है। जिसके पीछे लॉजी लग जाता है वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड से बने हैं। ठीक है। ये इसका ट्रिक है, तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। ओके। इसका मतलब क्या होता है? तो एग्रो इकोलॉजी का मतलब ये है कि जब एक हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, गाय भैंस या जो भी जानवर है, साथ में प्लांट भी रहते हैं। ठीक है। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या हमारा या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब इंटरेक्शन होता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के साथ में, साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ में,
तो हम यहाँ पे एग्रो इकोलॉजी बोल रहे हैं। एग्रो इकोलॉजी अगर बोलते हैं तो वो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जाता है, पर एग्रो इकोलॉजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर सिस्टम की बात हो रही है, जिसमें मेन पावर या फार्मर है वो प्लांट, उसके आसपास का इन्वायरमेंट और जितने भी माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म है वो सारे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेशनशिप होती है उनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं एग्रो इकोलॉजी। या फिर बोल सकते हैं कि जिस जिस चीज में हम इन सबकी स्टडी करते हैं या पूरी चीज की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम एग्रो इकोलॉजी। ठीक है। इसके बाद में कुछ और टर्म है, जैसे एक होता है इको क्लाइमेट, एक होता है माइक्रो क्लाइमेट, एक होता है इको क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट तो सिंपल, एक होता है मैक्रो क्लाइमेट, एक होता है माइक्रो क्लाइमेट। तो मैक्रो क्लाइमेट तो सिंपल सा है कि जितना भी ओवरऑल क्लाइमेट जो आपको दिख रहा है ऊपर, वो सारा का सारा किसमें आएगा, मैक्रो क्लाइमेट। मतलब प्लांट के ऊपर जितना भी आपको क्लाइमेटिक कंडीशन लार्ज एरिया तक जो आपको दिख रहा है वो पूरा किसमें आएगा, मैक्रो क्लाइमेट में। माइक्रो क्लाइमेट में क्या आएगा, तो ये आपकी एक सरफेस है, सरफेस के नीचे का क्लाइमेट और सरफेस के ऊपर का जो एयर है वो सारा का सारा किसमें आएगा, आपका माइक्रो क्लाइमेट। मतलब इस एयर के आसपास जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन बन रही है और इसके नीचे जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन, वो क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब यही नहीं होता कि एटमॉस्फेरिक हो, सॉइल वाली हो सकती है। ठीक है। तो जितनी भी एयर नियर द ग्राउंड है या जो सरफेस के नीचे है वो वाला पूरा पार्ट कहलाएगा आपका माइक्रो क्लाइमेट। मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कहलाएगा माइक्रो क्लाइमेट, ये आपका सरफेस हो गया। ठीक है। फिर एक और होता है टर्म है छोटा सा, इको क्लाइमेट। सिनोनिम होता है, एक सिनोनिम तरह का होता है माइक्रो क्लाइमेट, सब मतलब अलग अलग होता है। जो आपका इको क्लाइमेट होता है वो होता है जब आपकी क्रॉप ग्रो कर जा रही है, अब ग्रो कर गई है और उसने क्रॉप कैनोपी बना लिया है, मतलब उसकी लीव्स आ गई है अच्छे से, उसने अपना कैनोपी जो है वो ग्रो, कैनोपी का मतलब है लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने देखा होगा पत्तियां पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है, वो पूरा का पूरा कैनोपी कहलाता है। तो पूरा कैनोपी जब कवर कर लेती है या एरिया जब कवर कर लेती है तो उस टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन नीचे होती है कैसी होती है, यहाँ पे आपको थोड़ी ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, प्रेसिपिटेशन या बोल सकते हो टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना भी रेडिएशन है वो पत्तियों ने जो लीफ है उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है। अब इसके कारण जो है ये वाला जो एरिया है नीचे वाला क्रॉप, ये आपका स्टेम हो गया, स्टेम के नीचे वाला जो एरिया है ये वाला एरिया, ये तो सरफेस हो गया। अब इसके सरफेस से और जो आपका जो कैनोपी है उसके बीच वाला जो एरिया है वो कहलाता है आपका इको क्लाइमेट। क्या कहलाता है, इको क्लाइमेट में, या फिर वो क्लाइमेट जो भी क्रॉप कैनोपी के नीचे है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब जो एयर जो बेस के साथ में और नीचे जो जितना भी क्लाइमेट कंडीशन है वो माइक्रो क्लाइमेट में आएगा। मैक्रो क्लाइमेट में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो बाहर है, ये कैनोपी से भी बाहर ऊपर की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम बोलते हैं मैक्रो क्लाइमेट। आया समझ में? बोलो भाई, समझ में आया? डाउट हो तो पूछो। चलो, अब दो तीन टर्म हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो दो तीन टर्म हमको और भी पढ़ना पड़ेगी, जैसे एक होता है लेटीट्यूड, एक होता है अल्टीट्यूड। एक होता है लेटीट्यूड और एक होता है एल्टीट्यूड। लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड में डिफरेंस है, एक नहीं है। एल्टीट्यूड का मतलब तो सिंपल सा होता है हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब सिंपल सा होता है हाइट। अब हाइट हम जनरली कहाँ से मेजर करते हैं, तो हम करते हैं मीन सी लेवल से मेजर। तो हम जैसे ही ये जो हमारा सी लेवल है, इससे जब हम मेजर करते हैं ऊपर जाते हैं तो ये कहलाता है एल्टीट्यूड है, जिसको हम हाइट बोलते हैं कि एल्टीट्यूड पर वो सिचुएटेड है। 36,000 किलोमीटर पर आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिचुएटेड है, तो ये मीन सी लेवल से ही मेजर किया जाता है। उसके बाद में एक और होता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब होता है जब इक्वेटर से जो डिस्टेंस होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस शो करता है लेटीट्यूड। ठीक है। और इसी लेटीट्यूड के बेसिस पे आपका क्लाइमेटिकल जो क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है वो ट्रॉपिकल बनती है वो या टेम्परेट बनती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट अगर भी हम बात करेंगे तो इक्वेटर के पास होगा। टेम्परेट क्लाइमेट की बात करेंगे तो भाई वो पोल के पास होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अगर हम ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरियाज की बात करेंगे, ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करेंगे, तो वो सारी इक्वेटर के पास में है, तो उनका लेटीट्यूड दिखाएगा उस तरह से कि उनके जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास में है। टेम्परेचर जो आपके टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन है वो पोल्स, तो इक्वेटर से उनकी थोड़ी दूरी है, तो वो उसके लिए अलग लेटीट्यूड बनेगा। तो वो दिखाता है डिस्टेंस कितना है आपका इक्वेटर से किसी भी जो इस ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर कर रहे हो उसका। ठीक है। इसके बाद में एक दो पॉइंट और है, एक होता है थर्मल डेथ पॉइंट और एक होता है बायोलॉजिकल जीरो। तो दो टेम्परेचर हमारे पास में, दो टेम्परेचर वाली कंडीशन है, एक है 50 डिग्री सेल्सियस, एक है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस जब नॉर्मली अगर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लांट का है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा, और इस कंडीशन को बोला जाता है थर्मल डेथ पॉइंट। क्या बोला जाता है, थर्मल डेथ पॉइंट। सेम ऐसा ही है, अगर उसी प्लांट के अंदर टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे भी प्लांट आपका मर जाएगा, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल जीरो। क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल जीरो बोला जाता है। तो ये टर्म्स आप याद रखना, टर्मिनोलॉजी से कुछ इसको याद रखना जरूरी है, और जितनी बाकी तो ये सब मीडिया में दी हुई है तो वहां से पढ़ लेना। ठीक है।
बाकी कल से हम हमारा एटमॉस्फेयर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, साथ में यूनिट्स भी हमको पढ़ना है, कुछ इसमें थोड़ा सा रटने वाला चीज ज्यादा है स्टार्टिंग में, बाकी तो फिर सारा कॉन्सेप्ट है, उसे रटने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम कॉन्सेप्ट के साथ ही पूरा क्लियर करेंगे। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हमको पढ़ना है, साथ में कुछ कुछ क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिसर्च हुई है, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, थर्मोडायनेमिक जो आपका लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस है वो किसने दिया, या कुछ मर्क्यूरी ये बैरोमीटर वगैरह है, थर्मोस्कोप वगैरह, बाकी ये सब चीजें यूनिट्स है, एक इसकी क्या यूनिट होती है, क्लाउड की क्या यूनिट होती है, वो सब। साथ में कुछ आइसोप्लेट मैप है, जैसे इक्वल विंड स्पीड है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल टेम्परेचर है उसको क्या बोलेंगे, यूनिट्स हो गया, ये सब चीजें हमको पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट की हाइट, ग्राउंड लेवल, जैसे मान लो एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी आप सबने अपने कॉलेज में देखा होगा, एक एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, वो हाइट कितनी रखी जाती है, कितना उनका एरिया होता है, वो सब चीजें हमको पढ़ना है, तो वो सब चीजें रखने वाली चीजें हैं, तो कल हम एक बार डिस्कस कर लेंगे क्लास में वापस से। आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको पढ़ के क्या आना है, आप कल एक दो चीज करके आना है, एक तो जो आज पढ़ा दिया गया है या तो इसका रिकॉर्डिंग अपलोड जाएगा तो देखना इसको ही, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, मेन पार्ट स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, मैंने आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजें बताई है जो बेसिक है, जो आगे काम आएगी। साथ में आपको 10 साइंटिस्ट के नाम विद देयर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आपको याद करके आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा अभी मत कुछ पढ़ो, कल से हम थोड़ा सा और इसको लोड बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करेंगे।